Hello everyone, my name is Dr. Kiran Arora and I am a consultant in reproductive medicine at Artemis Hospital. आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि IVF ICSI कैसे मेल इनफर्टिलिटी में काम आता है। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि एक बेबी को क्रिएट करने के लिए हमें 4 तत्वों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एक हुआ स्पर्म, दूसरा हुआ एग, तीसरा हुआ ट्यूब्स जहाँ पे स्पर्म और एग मिलेंगे, और चौथा यूट्रस जहाँ पे एक एम्ब्रियो क्रिएट होके वहाँ पे समाएगा। इस चेन में कहीं पे भी डिसरप्शन होगी तो प्रेगनेंसी नहीं आ पाएगी। अब मेल इनफर्टिलिटी का मतलब क्या है? मेल इनफर्टिलिटी का मतलब है कि जितना स्पर्म अवेलेबल होना चाहिए उतना नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसके मायने क्या हुए कि कितना स्पर्म अवेलेबल होना चाहिए? ये देखा गया है कि एक प्रेगनेंसी के लिए a man should have at least 15 million sperm per ml to be able to fertilize a single egg। यानी एक एग को फर्टिलाइज करने के लिए जो स्पर्म काउंट की जो आवश्यकता है नॉर्मली फर्टिलाइज करने के लिए 15 मिलियन पर ml की जरूरत है। नाउ अब हर इंसान में या हर आदमी में ये स्पर्म काउंट अवेलेबल नहीं होता। किसी में 10, किसी में 12, किसी में 40, किसी में 45, किसी में 100 और किसी में बहुत ही कम, 1 मिलियन से भी कम। तो ऐसी स्थिति में जिनका स्पर्म काउंट कम है उनके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए क्या है, ये हम डिस्कस करना चाहेंगे ना। मेल इनफर्टिलिटी के लिए 2 प्रोसीजर्स हैं, एक है IUI और एक है IVF ICSI। और फिर बाद में हम थोड़ी देर बाद ये भी डिस्कस करेंगे कि IUI और IVF और ICSI में क्या फ़र्क है ना। IUI बहुत एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें कि हम स्पर्म को वॉश करके बेस्ट स्पर्म को यूट्रस के अंदर तक पहुंचाते हैं, बट यूट्रस से ट्यूब तक की जर्नी स्पर्म को खुद करनी पड़ती है। पर यूट्रस से ट्यूब तक पहुंचने की जर्नी के लिए भी हमें एक मिनिमम काउंट की जरूरत होती है, जिसको हम आमतौर पे 5 से 10 मिलियन की काउंट को बात करते हैं। तो ये which means a man should have at least a total motile count of 5 to 10 million sperm in an ejaculate to be able to have some success with the process of IUI. So IUI तो ये हुआ। अब IVF क्या हुआ और ICSI क्या हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी पाते हैं। IVF या ICSI में हम नेचर पे डिपेंड नहीं करते कि स्पर्म अपने आप अंदर जाके यूट्रस में चढ़ के ट्यूब में पहुंच के अंडे को पकड़ेगा। हम उसका ये काम फैसिलिटेट करते हैं लेबोरेटरी में। हम जो ट्यूब का काम है या स्पर्म का काम है वो खुद अपने हाथों से लेबोरेटरी में कर सकते हैं। नाउ स्पर्म तो आराम से अवेलेबल है। किसी भी शख्स को कहा जाए कि हमें सीमेन दे दीजिए तो मोस्ट ऑफ द टाइम men are able to produce or ejaculate the sperm by self manipulation. However, egg is always released in the body. हर औरत, ऑलमोस्ट हर औरत हर महीने एक एग प्रोड्यूस करती है अपनी बॉडी में, और वो एक एग अंदर ही रह जाता है। और अगर स्पर्म उस तक पहुंच गया तो प्रेगनेंसी आ जाती है, अगर स्पर्म उस तक नहीं पहुंचा तो अंडा वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। नाउ अगर हमें इनका मिलना फैसिलिटेट करना है तो हमें स्पर्म तो बहुत इजीली प्राप्त हो जाता है, लेकिन एग को औरत के शरीर से निकाला जाता है। इस प्रोसेस को हम एग कलेक्शन बोलते हैं, जिसमें हम लेडी के एग्स नीडल के जरिए शरीर के बाहर निकालते हैं। तो इसमें क्या हुआ हमारे साथ, हमारे पास एग आ गए और स्पर्म हमने ले लिया। यदि मैं स्पर्म और एग को इकट्ठा एक डिश में छोड़ दूं जिसमें स्पर्म अपने आप नेचुरल सिलेक्शन के जरिए एग में पेनिट्रेट हो जाए, उस प्रोसेस को IVF कहा जाता है। पर यदि हम सेलेक्ट करके फिजिकली कोई स्पर्म को चुन करके चेक करके और फिर एक एग में उसको पेनिट्रेट करें नीडल के जरिए, तो उसको ICSI कहते हैं। So let's revise that again. So if the sperm is allowed to penetrate the egg by itself in the laboratory, it is called IVF. But if the sperm is physically penetrated with the help of a needle into the egg, it is called ICSI. I'll share some pictures, images so that this can be understood better. तो कब IVF किया जाता है और कब ICSI किया जाता है?
IUI के बारे में तो मैंने आपको बताया कि जब भी 5 मिलियन से कम या 10 मिलियन से कम स्पर्म हो तो IUI से ज्यादा स्पर्म हो तो IUI किया जा सकता है, लेकिन अगर 10 मिलियन से कम स्पर्म है तो हमें IVF ICSI की आवश्यकता पड़ती है। नाउ लेट्स डिस्कस व्हेन इज IVF डन एंड व्हेन इज ICSI डन फॉर अचीविंग अ प्रेगनेंसी। जैसा कि आप शायद जानते होंगे कि औरत के शरीर में a woman's body has a uterus and 2 tubes and 2 ovaries. The ovaries produce the egg and they are captured by the tube and the sperm has to reach the tube to make a pregnancy. कई लेडीज की किसी औरतों की किसी लड़कियों की ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती हैं, चाहे वो इन्फेक्शन की वजह से हो या किसी और प्रॉब्लम की वजह से हो, जैसे एंडोमेट्रियोसिस या फाइब्रॉइड। इन नटशेल कभी भी अगर ट्यूब्स ब्लॉक्ड होंगी तो नेचुरल प्रेगनेंसी आने में परेशानी होगी। अब ऐसी सिचुएशन में चाहे अंडा जितना मर्जी अच्छा हो, चाहे स्पर्म की क्वांटिटी क्वालिटी जितनी मर्जी अच्छी हो, अगर वो दोनों मिल ही नहीं सकते तो प्रेगनेंसी नहीं आ सकती। जिन केसेस में केवल मिलना अटक रहा है, जिसमें मिलने में प्रॉब्लम है, विच मीन्स जिसमें ट्यूबल प्रॉब्लम है, वहां पे सिंपल IVF भी काम करता है, क्योंकि हम स्पर्म और एग को क्लोज आने की जगह एक लेबोरेटरी में दे देते हैं। जो ट्यूब का काम है वो लेबोरेटरी कर देती है, उनको पास आने की सुविधा प्राप्त करवा देती है। जब फर्टिलाइजेशन होती है, यानी स्पर्म जब एग को पेनिट्रेट करता है तो वो वैसे ही करता है जैसे कि बॉडी में करता। बॉडी में क्या होता है, मल्टीपल स्पर्म एग्स को सराउंड करते हैं एंड द बेस्ट स्पर्म विंस एंड इवेंचुअली पेनिट्रेट्स। तो IVF में भी बिल्कुल यही प्रोसेस लेकिन लेबोरेटरी में किया जाता है, जिसमें हमारे को उम्मीद होती है कि स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छी है कि वो सेल्फ सिलेक्शन खुद हो सकती है, हम उसमें IVF के लिए छोड़ देते हैं। जहां हमें यह शक रहता है कि स्पर्म की क्वांटिटी कम है और शायद वो एग की वॉल को पंचर करके अंदर ना जा पाए, वहां पे हम ICSI का प्रोसेस करते हैं, जिसमें हमें खुद सिलेक्शन करते हैं स्पर्म की जिसका स्ट्रक्चर ठीक हो, हेड बॉडी टेल सही लग रही हो, मूवमेंट अच्छी हो, उसको एक नीडल से पकड़कर एग को पकड़कर नीडल से स्पर्म को एग के अंदर खुद इंजेक्ट करते हैं ताकि ये बैरियर ब्रेक हो सके। इस प्रोसेस को ICSI कहते हैं। IVF की जो इंट्रोडक्शन हुई वो 1970s में हुई, लेकिन ICSI की इंट्रोडक्शन 1990s में हुई। और जब से ये ICSI आया है तब से मेल फर्टिलिटी को हैंडल करना बहुत 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 कन्वीनियंट हो गया है। जब तक ICSI नहीं था तब तक मेल फर्टिलिटी की ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत ही कम होते थे और अक्सर हमें स्पर्म बोरो करना पड़ता था और लोगों से, और जेनेटिकली अपना बच्चा होना पॉसिबिलिटी थोड़ी कम होती थी। पर ICSI ने IVF की ट्रीटमेंट को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है एंड बहुत सारे चाइल्डलेस मेन जिनका स्पर्म काउंट अच्छा नहीं है वो ICSI के जरिए प्रेगनेंसी पा सकते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि क्या ICSI से जो बच्चे कंसीव होते हैं क्या वो नॉर्मल बच्चों से डिफरेंट होते हैं, क्या वो IVF के बच्चों से डिफरेंट होते हैं? इसका जवाब है नहीं। ICSI आया है 1990s में से आया है, 25-30 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं और कोई भी मेजर एबनॉर्मेलिटीज देखने को नहीं मिल रही हैं ऐसे बच्चों में जो कि ICSI से कंसीव्ड हैं। बहुत सारे कपल्स में देखती हूँ जिनको ये डर लगता है कि अगर इस तरीके से बच्चे कंसीव हुए तो वो डिफरेंट लगेंगे या उनमें आगे जाके परेशानी होगी, और इसी डर से वो ये ट्रीटमेंट लेने को कतराते हैं। बट ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि ये जो हिचक है ICSI के लिए उसको हमें हटाना चाहिए। ICSI प्रोसीजर को सक्सेसफुल होने के लिए एक एक्सपर्ट एम्ब्रियोलॉजिस्ट और अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर सरप्रीत सिंह हमारे सीनियर एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं जिन्हें मोर देन 12 इयर्स का एक्सपीरियंस है एंड he has many success stories to his credit, even with very minimal number of sperm count in men. अगर आपके मन में इस प्रोसीजर को लेकर कोई भी क्वेरी हो, प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस एट आर्टेमिस हॉस्पिटल्स। थैंक यू।